क्यों तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों के बीच कोई समझौता इस चुनाव में बिहार में होता हुआ अब तक आपको नहीं दिख रहा है। दोस्त दोस्त ना रहा। आखिर क्या हुआ महागठबंधन में जो ये टूट गया? कांग्रेस और आरजेडी में इतनी दोस्ती थी कि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि दोनों सीट के मुद्दे पर एक दूसरे के आमने सामने इस तरह खड़े हो जाएंगे। लालू प्रसाद यादव एकमात्र ऐसे राजनेता रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस का हमेशा से साथ दिया, लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। दोस्त दोस्त ना रहा, और जो पहले कहते थे ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, उनके बीच में तकरार इतनी बढ़ गई कि बिहार विधानसभा चुनाव में दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हो गए। अब महागठबंधन जो है वो लगभग टूट चुका है और बहुत कोशिशें होंगी तो भी चुनाव में एक साथ पूरा महागठबंधन तो नहीं दिखेगा। आखिर क्या हुआ महागठबंधन में जो ये टूट गया? मुझे जहां तक याद है और जहां तक राजनीति की समझ है, लालू प्रसाद यादव एकमात्र ऐसे राजनेता रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस का हमेशा से साथ दिया। कभी वो कांग्रेस से दूर नहीं हुए, हमेशा से सोनिया गांधी के पक्ष में वो खड़े रहे और यही सीख उन्होंने तेजस्वी यादव को भी दी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, यानी जो दूसरी पीढ़ी है कांग्रेस में भी और आरजेडी में भी, उनमें एकता नहीं रह सकी। हम आपको इनसाइड स्टोरी बताएंगे क्यों टूट गया ये महागठबंधन और क्यों तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों के बीच कोई समझौता इस चुनाव में बिहार में होता हुआ अब तक आपको नहीं दिख रहा है। बहुत कुछ हुआ है, यही वजह है। कई सारे फैक्टर्स हैं जिसको ध्यान में रखना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए आपको हम ले चल रहे हैं 5 साल पहले। 5 साल पहले बिहार में क्या हुआ था, चुनाव में किसका क्या प्रदर्शन था और उससे पहले लोकसभा चुनाव में क्या प्रदर्शन था। सब कुछ पर ध्यान देना होगा और आप समझ जाएंगे कि महागठबंधन इस बार क्यों एकजुट नहीं रह सका। आपको हमने बताया कांग्रेस और आरजेडी में इतनी दोस्ती थी कि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि दोनों सीट के मुद्दे पर एक दूसरे के आमने सामने इस तरह खड़े हो जाएंगे, लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है और वही हुआ। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो कांग्रेस 1 सीट जीत पाई थी और आरजेडी का खाता भी नहीं खुला था। बावजूद इसके 2020 के विधानसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा होता है। कांग्रेस जो है 70 सीटों पर लड़ती है, आरजेडी 144 सीटों पर लड़ती है। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है, 74 सीटें जीत जाती है। कांग्रेस का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहता है, 70 पे लड़के सिर्फ 19 सीटें जीतती है। सवाल उठता है कांग्रेस का प्रदर्शन अगर खराब रहा तो क्या उस वजह से महागठबंधन की सरकार 2020 में नहीं बन पाई? ये सवाल लगातार पूछा गया तेजस्वी यादव से भी और कांग्रेस को भी इस सवाल का कई बार जवाब देना पड़ा। हालांकि गठबंधन बना रहा और फिर आया 2024 का लोकसभा चुनाव। सीटों का बंटवारा हुआ, आरजेडी 26 सीटों पर लड़ी, कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ी और इस बार जो नतीजे रहे 26 सीटों पर लड़के भी आरजेडी सिर्फ 4 सीटें जीत पाई और 9 सीटों पर लड़के कांग्रेस 3 सीटें जीत गई। अब जब बातचीत हुई विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे पर तो 2020 का फॉर्मूला बार बार आरजेडी की तरफ से रखा जा रहा था कि आपको हमने ज्यादा सीटें दी, बावजूद कम सीटों पर आप जीत पाए, इसलिए इस बार कम सीटों पर लड़िए। लेकिन कांग्रेस की तरफ से कहा जाने लगा कि अगर यही आंकड़ा माना जाएगा तो 2024 में तो 26 सीटों पर लोकसभा की लड़ करके सिर्फ 4 सीटें जीत पाई है आरजेडी और हमने 9 सीटों पर लड़ाई लड़ी है और 3 सीटें जीत पाए हैं, तो इस आधार पे तो हमें और ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। मामला बिगड़ता गया। आरजेडी की तरफ से दलील ये रही कि हमें 22% वोट मिले 2024 में, जो सबसे ज्यादा बिहार में है। बीजेपी को भी करीब 20% वोट मिले थे, जेडीयू को करीब 18% वोट मिले थे और उस वक्त में आरजेडी को 22% वोट मिले। लेकिन सीटों के मामले में आरजेडी को महज 4 सीटें मिली, जबकि जेडीयू 12 सीटें जीतने में कामयाब रही और बीजेपी भी 12 सीटें जीतने में कामयाब रही। अब सवाल उठा कि क्या हो सकता है। बातचीत का दौर शुरू हुआ और कांग्रेस और आरजेडी में आमतौर पर परेशानी नहीं रही। 2020 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश प्रसाद सिंह जो है उनकी बड़ी भूमिका थी। वो आरजेडी के भी करीबी माने जाते हैं और कांग्रेस के भी बड़े नेता रहे हैं। ऐसा हुआ उस वक्त सीट बंटवारे पे कि जो कहा गया और सब कुछ तय हो गया,
और अखिलेश प्रसाद सिंह जो हैं वो कांग्रेस के लिए 70 सीटें लाने में कामयाब रहे। लेकिन नतीजों के बाद आरजेडी में ये हमेशा से महसूस किया गया कि काश अगर कांग्रेस कम सीटों पर लड़ती तो हो सकता था हम सरकार बना लेते। खैर, बात आगे बढ़ी। 2023 में कांग्रेस ने बिहार में प्रभारी बनाया मोहन प्रकाश को। मोहन प्रकाश आए और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी सीट बंटवारे में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे लगे कि दोनों दलों के बीच बहुत ज़्यादा गतिरोध है और सीटें तय हो गई बिहार में। लेकिन उसके बाद दौर बदला। 2025 के फरवरी में बिहार में कांग्रेस ने अपना प्रभारी बदल दिया। कृष्णा अल्लावरू को प्रभारी बनाया गया। कृष्णा अल्लावरू युवा नेता हैं कांग्रेस के और राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं। उन्हें बिहार की जिम्मेदारी चुनाव से पहले दी गई। कृष्णा अल्लावरू बिहार के लिए नए रहे और पार्टी को एक नए तरीके से आगे बढ़ाने की दिशा में कृष्णा अल्लावरू बढ़ गए। माना जाता है कि वोट चोरी के मुद्दे पर जो राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा है उसके पीछे भी कृष्णा अल्लावरू का ही दिमाग रहा। उन्होंने पार्टी को ये समझाया कि पार्टी को खुद बिहार में अपने दम पर खड़े होने की कोशिश करनी चाहिए और यही वजह है कि वोटर अधिकार यात्रा के जरिए राहुल गांधी कई जिलों में घूमे और कांग्रेस के पक्ष में बात की और सिर्फ मुद्दा वोट चोरी को बनाने की कोशिश की। लेकिन आरजेडी चाहती थी इस दौरान कि राहुल गांधी की तरफ से कहा जाए कि तेजस्वी यादव बिहार में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। बहुत कोशिशें हुई। आरजेडी लगातार कांग्रेस पर यह दबाव बनाती रही कि आप कहिए कि तेजस्वी यादव बिहार में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, यानी महागठबंधन की तरफ से सीएम फेस हैं। लेकिन कांग्रेस ने यह नहीं कहा। कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि चुनाव के बाद विधायक तय करेंगे। इसने दूरियां और बढ़ा दी और वोटर अधिकार यात्रा खत्म होते तक दोनों दलों के बीच दूरियां सामने आने लगी थी। भले खुलकर कोई कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब बहुत कुछ हो सकता है और सीट बंटवारा आसान नहीं होगा। आपको याद होगा इसके बाद तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर अचानक से निकल गए। सिर्फ उनके दल का झंडा था, सिर्फ उनके दल के नेता थे और मंच पर सिर्फ तेजस्वी यादव थे। न कांग्रेस को निमंत्रण था, न वीआईपी पार्टी को निमंत्रण था, न ही दूसरी किसी दल को निमंत्रण था। एजेंडा साफ था और मैसेज साफ था कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं और बिहार में हमारे बिना आपके लिए चलना मुश्किल हो सकता है। लेकिन कांग्रेस को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा और कांग्रेस ने सीटों पर हार्ड बार्गेनिंग शुरू कर दी। कृष्णा अल्लावरू लगातार डटे रहे कि कांग्रेस को पिछली बार इतनी सीटें मिलनी चाहिए। खबर आई कि मैक्सिमम कांग्रेस तैयार थी कि अगर 62 या 63 सीटें भी मिलती है तो ये घोषणा कर दी जाएगी कि तेजस्वी यादव बिहार में महागठबंधन के सीएम का चेहरा है। लेकिन हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक तेजस्वी यादव किसी भी हालत में 52 से 55 से ज्यादा सीटें कांग्रेस को देने को तैयार नहीं दिख रहे थे। वो 2020 में कांग्रेस की जो हार है उसको ही अहम मान रहे थे और उस आधार पर ही सीटों के बंटवारे की बात हो रही थी। कांग्रेस तैयार नहीं हुई। कई दौर की मीटिंग पटना में हुई, लेकिन उसके बाद बात इतनी बिगड़ गई कि कृष्णा अल्लावरू जो हैं और तेजस्वी यादव के बीच जो खबर है हमारे पास, बातचीत बिल्कुल बंद हो गई। आप देखिए, फर्स्ट फेज के लिए जो नॉमिनेशन डेट था वो खत्म हो गया। सेकंड फेज का नॉमिनेशन डेट खत्म होने वाला है, लेकिन इस बीच आपको कभी भी नहीं दिखा होगा कि कांग्रेस का कोई प्रतिनिधिमंडल आरजेडी के नेताओं से पटना में मिलने गया हो। आखिर इतनी दूरी क्यों हो गई? इस बीच तेजस्वी यादव दिल्ली जाते हैं, एक मामले में कोर्ट में उनकी पेशी होती है और उसके बाद ये खबर आती है कि अब तेजस्वी यादव राहुल गांधी से मिलकर के सीट बंटवारे पर चीजें तय कर लेंगे। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है, दरअसल राहुल गांधी से तेजस्वी यादव की मुलाकात दिल्ली में हुई ही नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि आप इन चीजों को कृष्णा अल्लावरू या और भी जो बड़े नेता हैं उनके साथ बैठ करके सुलझाइए और वही जो फैसला लेंगे वही आखिरी होगा। तेजस्वी यादव उसी रात पटना लौट आते हैं। बातचीत के दरवाजे बंद हो गए हैं। दोनों दल की तरफ से कुछ भी नहीं कहा जाता है। ये तक नहीं कहा जाता है कि महागठबंधन बना हुआ है। उम्मीदवारों के को सिंबल बांटने का सिलसिला शुरू होता है। आरजेडी सिंबल बांटती है, कांग्रेस सिंबल बांटती है, लेफ्ट सिंबल बांटता है। लेकिन ये दिलचस्प होगा, लेफ्ट और आरजेडी के बीच कोई गतिरोध नहीं है। कोई ऐसी सीट नहीं है जहां लेफ्ट ने उम्मीदवार उतारे हो और वहां पर आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया हो।
लेकिन ऐसी कई सीटें हैं जहां पर लेफ्ट ने उम्मीदवार उतारे, आरजेडी ने उम्मीदवार उतारे, वहां कांग्रेस के भी उम्मीदवार है। या इसको दूसरी तरह से भी कह सकते हैं कि कांग्रेस ने वहां जहां उम्मीदवार उतारे उनमें कई सीटें ऐसी हैं जहां लेफ्ट और आरजेडी के उम्मीदवार हैं। पहली बार ऐसा है कि एक लंबे समय के बाद, करीब 2 दशक के बाद, कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे से इतनी दूर आ चुकी है कि अब अगर बातचीत होती भी है तो उसका कोई नतीजा बहुत हद तक नहीं दिखेगा। और अगर अब सीट बंटवारे पर कोई फैसला हो भी जाता है तो भी कई सीटें ऐसी होगी जहां आरजेडी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ नजर आएंगी। वहीं ये भी नजर आ सकता है कि कांग्रेस की सीटों पर आरजेडी प्रचार करने ना जाए और आरजेडी की सीटों पर कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा नेता प्रचार को ना जाए। और वीआईपी पार्टी ने तो पहले साफ कर दिया है कि वो सिर्फ अपने उम्मीदवारों का प्रचार करेगा। कुल मिलाकर महागठबंधन में जो ये सब कुछ हुआ है उसकी इनसाइड स्टोरी यही है कुल मिलाकर के कि सीट बंटवारे पर एक दूसरे पर भरोसा कम हुआ। ये लगा कि हर पार्टी ज्यादा सीट चाहती है लेकिन वो ज्यादा सीट जीतने की हालत में नहीं है। और कांग्रेस को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भले इस बार विधानसभा चुनाव में उसे नुकसान उठाना पड़े लेकिन लंबी दूरी में यानी कि लॉन्ग रन में उसे फायदा हो सकता है। इस वजह से कांग्रेस भी अपने उम्मीदवार दे रही है। आरजेडी यहां तक बढ़ गई है कि हो सकता है वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के खिलाफ तक उम्मीदवार दे दे। अगर ऐसा होता है तो गठबंधन पूरी तरह टूट जाएगा। और गठबंधन को टूटने की इनसाइड स्टोरी यही है कि कृष्णा अल्लावरू और तेजस्वी यादव दोनों के बीच समझौता या बातचीत जो है वो पूरी तरह टूट चुका है। और बड़े नेता जो है उनके दखल के बाद भी मामला सुलझता नहीं दिख रहा है। और महागठबंधन इस बार चुनाव में बहुत हद तक अलग थलग एक दूसरे से लड़ता हुआ दिखेगा और अब इसे रोकना लगभग असंभव है। मीर गौतम ऑफिशियल में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। नमस्कार।